हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एकलव्य स्टडी पॉइंट। आपका स्वागत है यहाँ पे। क्लास 12th का आज हम हिस्ट्री का चैप्टर लेंगे। 12th 12वां चैप्टर है ये औपनिवेशिक शहर, जो आपने पढ़े होंगे, इनके बारे में पढ़ चुके होंगे काफ़ी क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर को, देखते हैं। ज़्यादा मैंने नहीं बनाया इस पर, आगे बनाऊँगा, सेकेंड पार्ट लेके आऊँगा, वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। तो थोड़ा जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा बेसिक बताता हूँ, तो मैं आपको सारी बेसिक बातें बता देता हूँ कि कैसे क्या था, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से जो पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को। कई बच्चे कमेंट करके करते हैं, कहते हैं सर ये चैप्टर नहीं बना, वो चैप्टर नहीं बना, कौन सा चैप्टर नहीं बना। भाई मुझे खुद नहीं पता कौन सा चैप्टर बना है, कौन सा नहीं बना। लगभग मैंने काफ़ी चैप्टर बनाने की कोशिश की है। पहले मैंने क्या करा था, मैं आपको बता देता हूँ। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से कम 9-10 एपिसोड बना रखे हैं। और उन एपिसोड में कौन सी वीडियो है मैं आपको ये बता देता हूँ। उनमें किसी भी चैप्टर का, पहली और दूसरी बुक का किसी भी चैप्टर का कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप वहां देख लो। कई बच्चे बोलते हैं छठे चैप्टर बना दो, सातवां चैप्टर बना दो, चौथा चैप्टर बना दो। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन वीडियोस को आप देख लो, वहां पे आपको छठा, सातवां, आठवां कहीं भी किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है। अब इतना आसान, इतना पॉसिबल नहीं है कि सभी चैप्टर को बहुत जल्दी बना पाऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं। अगर लिख के बनाऊंगा तो भाई लिखने में ही मुझे ना जाने कितना टाइम लग जाएगा, 2 चैप्टर भी अच्छे से नहीं हो सकते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर चैप्टर से जो भी मैं बना रहा हूँ, उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँ। क्योंकि डीपली अगर हम जाएंगे ना भाई, तो डीपली नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। तो समझदार हो अगर आप, तो समझ जाओ इन सारी बातों को। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना खुद पढ़ोगे उतना काम आएगा। मैं तो सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ, उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। जिंदगी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है। 30 दिन शायद बचे होंगे तुम्हारे एग्जाम को। ये जो 20-30 दिन जो भी बचे हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत दिन है। इन दिनों को अपनी इतनी ज़्यादा मेहनत करो, इतनी मेहनत पे लगा दो, तो तुम्हारा फायदा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत में जो शहरीकरण की प्रक्रिया वो कैसे चली। आपने सुना होगा 3 शहर, मद्रास आपने सुना होगा, कलकत्ता सुना होगा और बम्बई सुना होगा। अगर आपको मैप में, नक्शे में इनकी स्थिति पता है तो आप, ये बहुत बेहतर बात है आपके लिए। क्योंकि ऐसे भी आ सकते हैं कि आपसे ये पूछ सकते हैं मैप में ये मद्रास या ये कहाँ पर है। तो आपको पता होगा ये तीनों ही कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे पड़ते हैं। ठीक है, मद्रास जो है वो नीचे दक्षिण भारत में, जब मैप हमारा ऐसे है नीचे की तरफ, तो उसमें जो बड़ा सा एरिया होता था वो मद्रास होता था। आज के टाइम पे तो मद्रास है नहीं, लेकिन वहीं से तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्से निकले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टूट के कई राज्यों में बन चुका है। कलकत्ता जो है ये तो बहुत ही फेमस रहा है हमेशा से। बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर है ये कलकत्ता। ठीक है, तो ये भी। तीसरा है जो बम्बई, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो ये भी बहुत मशहूर थे। तो ये कैसे धीरे धीरे मतलब इनका शहरीकरण हुआ, उन सारी बातों को डिटेल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो इनके विकास को हम देखेंगे बहुत गहनता से, यानी डीपली देखेंगे। तीनों जो शहर थे यहाँ पे, जो मेनली जो तो मत्स्य ग्रहण यानी मछली वगैरह से रिलेटेड और तथा बुनाई के गांव थे, या इन बुनाई वगैरह से रिलेटेड काम होते थे। क्योंकि समुद्र के किनारे हैं तो जाहिर सी बात है मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती होंगी यहाँ पे, बुनाई वगैरह के काम होते थे यहाँ पे। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी आई थी, उसकी जो व्यापारिक गतिविधि थी, उस व्यापारिक गतिविधि के कारण ये जो क्षेत्र थे ये महत्वपूर्ण बन गए। हुआ क्या कि भाई जो कंपनी के एजेंट थे वो 1639 में आए मद्रास में और 1690 में आए कलकत्ता में। उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे वो आए उन्होंने व्यापार वगैरह शुरू करा। आपको पता बंगाल वगैरह में आए थे वो पहले, तो धीरे धीरे ये जो जगह थी इन्होंने महत्वपूर्ण बना दी। इसके बाद है एक लाइन दिख रही है आपको 1661। यहाँ पे क्या हुआ था, बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, और ये कुछ दहेज वहेज में मिला था। दहेज वगैरह क्या है डीपली मत पढ़ो, छोड़ो से, सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी तक जो मैंने बताया था वो क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। गांव और कस्बा, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, गांव क्या होते हैं, कस्बे क्या होते हैं, क्या अंतर होते हैं, कैसे काम होते हैं यहाँ पे, ये सारी बातें। तो गांव जो आप देखते हैं, गांव के बारे में आपको पता है, वहाँ पे खेती वगैरह होती है, जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पशुपालन, ये सारे काम होते हैं गांव में। लेकिन अगर अपोजिट आए हम कस्बों में, तो यहाँ पे शिल्पकार रहते हैं,
व्यापार व्यापार वगैरह होता है, प्रशासक जो शासक वगैरह होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कस्बों में सुविधाएं होती हैं लेकिन गाँव में उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। दूसरी चीज, जो ग्रामीण जनता होती है वो उन पर प्रभुत्व होता है, किसका? कस्बों का प्रभुत्व होता है, यानी कस्बों का ही वर्चस्व रहता है ग्रामीण जनता पर। खेती से जो टैक्स मिलता है, कर मिलता है, उससे फलते फूलते हैं कस्बे। गांव में क्या होता है, किलेबंदी नहीं होती है क्योंकि गांव में ऐसी कोई चीज ही नहीं है सेफ रखने के लिए, खुले जंगल हैं, खेत हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जो शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, कस्बे, यहाँ पे क्या होता है, किलेबंदी की जाती है क्योंकि यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहते हैं, जो शासन करता है, राजा वगैरह वो रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाएगा। किसान जो होते हैं वो अकाल वगैरह पड़ जाए मान लो तो वो कस्बों की तरफ भागते हैं, कस्बों में जमा हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे ही अगर कस्बों में कभी आक्रमण हो जाता है तो वो गांव की तरफ भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये कुछ गांव और कस्बे का रिलेशन है जो मैंने आपको बताया। तो गांव को एक बार पढ़ लो, कस्बे को एक बार पढ़ लो, तो गांव क्या होता है, कस्बा क्या होता है, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी। अब देखो भाई, नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं शताब्दी जो थी उसमें कुछ परिवर्तन हो रहे थे। क्या परिवर्तन हो रहे थे, इन्हें देखो कि जो पुराने नगर थे उनका पतन होने लगा, यानी वो नष्ट होने लगे। और जैसे कि दिल्ली, आगरा, पता है आपको, ये मुगल कालीन राजधानियां थी। कभी दिल्ली को राजधानी बना लेते थे मुगल, तो कभी आगरा को बना लेते थे। तो अब इनकी वैल्यू क्या हो रही थी, धीरे धीरे इनका जो महत्व था वो घट रहा था, और जो नए नगर थे उनका विकास होने लगा था तो उनकी वैल्यू बढ़ रही थी। तो नए नगरों में देखो, लखनऊ हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, सेरिंगपट्टनम, पूना, इन सब की वैल्यू कहीं ना कहीं बढ़ने लगी थी, और जो दिल्ली, आगरा, इनकी वैल्यू घटने लगी थी। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार और अन्य लोग जो थे वो पुराने मुगल केंद्रों से नई राजधानियों की तरफ जाने लगे, क्योंकि भाई वहां पे उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा संरक्षण मिलेगा, तो इसीलिए वो जा रहे थे नए राजधानियों की तरफ, क्योंकि पुरानी राजधानियों की वैल्यू अब घट रही थी, अब अंग्रेज आ चुके थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। आपको पता होगा कि जो मुगल थे उन्होंने शासन किया था, और उसके बाद आपको पता है मुगलों के बाद जो आए थे अंग्रेज आ गए थे, उन्होंने शासन किया था। आपको ये भी पता होगा कि अंग्रेज जो थे वो यूरोपियन कंट्री से थे, यानी जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप में एक देश था ब्रिटेन, ब्रिटेन का था उपनिवेशवाद दुनिया के लगभग बहुत सारे देशों में, तो वहां से आए थे ये यूरोप से। इन्होंने क्या करा और आए कैसे थे ये भी देख लो, पानी के जहाज के द्वारा आए थे। क्या था इनके पास, पानी के जहाज थे। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब ये आए तो भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई भारत के पास संसाधन तो हैं पर भारत के पास गरीबी भी बहुत है। आए थे व्यापार करने, शासन नहीं करना चाहते थे ये, लेकिन इन्हें लगा कि भाई यहाँ पे स्कोप अच्छा है, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे शासन व्यवस्था चलाई और बहुत लूटा हमारे देश को। ना जाने हमारे पास कितने संसाधन थे, उनको लूटते गए अंग्रेज। ठीक है, पूंजीवाद कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही आया था। फिर 1757 में आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था। जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका व्यापार फैलने लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मजबूत होने लगी, भारत में इसका प्रभुत्व जमने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। फिर क्या हुआ था भाई, मद्रास, कलकत्ता, बंबई औपनिवेशिक बंदरगाह शहर थे। अब ये एक वर्ड है बंदरगाह, क्या होता है बंदरगाह, कमेंट में बताना आपको। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, आपने आज तक पढ़ा होगा 12th क्लास तक, तो सब बच्चे जानते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि बंदरगाह होता क्या है। तो ये जो शहर थे ये बंदरगाह शहर थे, और नई आर्थिक शक्तियों के रूप में ये उभरने लगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट। बहुत कम चीजें बताई है मैंने बेसिकली, क्योंकि इसके बाद जो एक क्वेश्चन आएगा ना, इसमें एक इस चैप्टर में ही ऐसा है एक क्वेश्चन, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। अगर आपने वो सभी चीजें पढ़ी हो तो मैंने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज बताई थी वहां पे भी बनाया था, तो हालांकि हल्का सा डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आपको मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। तो और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के जो 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ मैं, जिसमें आपके दोनों बुकों के क्वेश्चन होंगे। तो विद आंसर मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ, और आंसर तो मैं खुद ढूंढने हैं और खुद करने हैं। एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल है आंसर, क्वेश्चन मैं बना दूंगा। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कि पेपर से पहले, एग्जाम से पहले 2 दिन 3 दिन पहले अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए, पहले ही मिल जाए, तो आपको क्या होगा, मजे आ जाएंगे, बिल्कुल लगेगा कि भाई 90 100 ले आओगे। लेकिन अगर रियल में भी ऐसा हो जाए ना, तो एक बात ध्यान रखना, 100 तो कभी नहीं आएंगे, और 90 भी नहीं आएंगे अगर पहले भी पेपर मिल जाए तो, क्योंकि
हमें ये लगता है कि भाई हम वो चीज़ें याद कर लेंगे, लिख के आ जाएंगे, हमारे 100 आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। लिखने का तरीका ध्यान रखना, अपनी स्पीड को ध्यान में रखना, सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल करवाऊंगा जो पेपर में 100% वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। प्री बोर्ड से पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, मैंने देखा था फाइनल पेपर, तुम्हारा जो प्री बोर्ड का पेपर था उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से, और कुछ टाइम बाद मैं एक प्री बोर्ड का पेपर भी डिस्कस कर दूंगा आपका, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सिर्फ क्वेश्चन बनाऊंगा, आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, और टाइम लगेगा थोड़ा, 2-4 दिन, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। 26 जनवरी आने वाली है तो 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी, तो उन छुट्टियों में